वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। अपने 58 मिनट भाषण में वित्त मंत्री ज्यादा समय तक सरकार की उपलब्धियां ही गिनाती रही। ऐसे में आम आदमी को ये समझ में ही नहीं आया कि उसके हिस्से में इस बजट से क्या आया। With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. हालांकि जानकारों का मानना है कि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा। गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। वो कैसे, समझाते हैं। गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया। 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया। 3000 नई IIT बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की। किसानों के लिए PM किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली। बजट पेश होने के बाद PM मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है। देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। उधर बजट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा इसकी सराहना कर रही है तो विपक्ष को ये बिल्कुल रास नहीं आया। गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा, इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है, उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। केंद्रीय अंतरिम बजट जो आज पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वागत योग्य बजट है, अभिनंदनीय है। इसमें विशेष विकसित भारत का जो संकल्प है, उसकी पूरी तरह से उसका विजन है, झलक है उसमें। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है, उसका भी समावेश इसमें है। ये बजट दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का ही बजट है और आने वाला 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का ये बजट है। और इस बजट में GDP की नई परिभाषित की गई है। मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही है। बजट तो पूरी तरह से फेल और निराशाजनक है। इस बजट में महंगाई कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में बेरोजगारी कम करने के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में युवाओं के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में माता बहनों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। मतलब आप ऑल ओवर देखें आप तो ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हैं, उसके बाद जो बजट आया है वो एक आंतरिक बजट है। आंतरिक बजट में जिस तरह की घोषणा होना चाहिए या राहत दिए जाना चाहिए, ऐसा कुछ लगा नहीं।
मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए तो कहीं कुछ राहत ही नहीं आई। मध्यम वर्ग चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई हो, न आयकर की सीमा बढ़ाई गई है, न किस तरह की जीएसटी में छूट दी गई है, न और दूसरा टैक्सेशन दिया गया है। यहाँ तक स्थिति है कि अभी कॉमर्शियल सिलेंडर गैस पे 14 रुपये बढ़ा दिए हैं, आगे और दूसरी स्थिति भी बढ़ सकती है। तो आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग का जो आदमी है, वो तो अपने आप ठगा हुआ महसूस चल रहा है। दरअसल ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट है। कुछ ही महीनों के अंदर लोकसभा के चुनाव है। ऐसे में सरकार का फोकस नई घोषणाओं से ज्यादा अपनी उपलब्धियों पर रहा। वहीं आम आदमी पर कोई भार नहीं पड़ने दिया गया। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। इसीलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। अब देखना ये है कि जनता इस बजट को किस रूप में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विकास का बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में क्या है खास? न नए कर का बोझ, न कोई सीधा लाभ। क्या है बजट के मायने? चुनावी साल में भी लोक लुभावन वादों से सरकार ने क्यों बनाई दूरी? विपक्ष को क्यों रास नहीं आ रहा मोदी सरकार का बजट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम आम बजट पेश हो चुका है और ये जो आम बजट है वो विकास का बजट सरकार बता रही है। अगर आम आदमी की भाषा में बात करें, आम आदमी के दृष्टिकोण से बात करें, तो आम आदमी को मतलब रहता है कि उसको क्या मिला, क्या उसकी इनकम है, क्या उसका आय है, क्या उसका व्यय है और क्या उसकी बचत है। तो आय, व्यय और बचत ये तीन ऐसे अर्थशास्त्र के बिंदु हैं जिसको 80% लोगों तक जो पहुंचते हैं, जिसको 80% लोग जिससे प्रभावित होते हैं। बाकी जीडीपी और रेपो रेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो मेरी समझ से भी परे हैं, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय तमाम इफेक्ट और वो मुद्रा अवमूल्यन, ये जो भारी भरकम शब्द हैं, ये आम आदमी की समझ में नहीं आते। लेकिन बजट आम है तो ये चीज़ें क्या महंगा क्या सस्ता इस बार उतना दिखा नहीं। लेकिन चूंकि अमृतकाल का बजट है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अतिरिक्त कोई बोझ जनता पर नहीं है। तो अब इसी मुद्दे को पर चर्चा करेंगे और ये बजट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें क्या खास है, क्या खामियां हैं। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गुंजन चौकसी जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। अवनीश भार्गव जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ। धर्मेंद्र पेगवार साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से। राजेश जैन जी CA हमारे साथ हैं। अजय गंगवानी जी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से हमारे साथ हैं। KS चौहान प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आप समस्त पैनल के मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, प्रमुख अतिथियों का स्वागत। तो सीधा सवाल, शुरुआत अवनीश जी, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, केंद्र सरकार का 10वां अंतरिम बजट हो गया, मतलब 10 साल पूरे हो गए और ये आखिरी बजट था। इसमें पूरी तरीके से निराशा लोगों के हाथ में लगी है। ना बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ हुआ है, ना किसानों के लिए कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा प्रोग्राम दिया गया है जिससे किसान सम्मान निधि की जो बात चर्चा चल रही थी, किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये 4 महीने में मिलती है उसको बढ़ा के 3000 या 4000 रुपये करने की बात थी, वो नहीं हुआ। 10 साल में मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए KCC की जो 3 लाख की लिमिट रहती थी जिसमें रिबेट मिलती, 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद ना ब्याज दर कम की है, ना उसकी लिमिट को बढ़ाया है। रेगुलर किसानों के लिए जो 7% था वो आज भी है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया था वो कहीं आगे नहीं बढ़ा है। उनके लिए जो सुविधाएं मिलना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट मिलना चाहिए, खासतौर से जब टमाटर फिकता है या आलू फिकता है रस्तों पे तो प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, उसका कोई काम होना चाहिए। उस दिशा में भी 10 साल में सरकार आगे नहीं बढ़ी। इस बजट में तो कुछ है ही नहीं।
चूंकि 10वां बजट है चुनावी साल का, तो 10 साल के हम कार्यकाल की भी समीक्षा कर लें। नहीं, वो अभी बाद में कर लेना। नहीं, तो इस पे मैं नवीन जी साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आप साफ पूरा कहो या धुंधले तौर पर कहो, लेकिन मुद्दे पे धुंधले साफ तौर पे देखने को मिला थोड़ा। नहीं, बड़ा आप सुनिए तो जी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गांव में 1,20,000 रुपए लोगों को मिलते हैं, उसकी राशि आज तक इतनी महंगाई के बाद भी, जबकि 2.5 लाख में आवास प्रधानमंत्री आवास कंप्लीट हो रहा है, उसमें 1 रुपए की भी राशि आपने इजाफा नहीं किया। तो प्रधानमंत्री आवास कैसे बनेगी लोगों के लिए? मैं इस पे और आप डीजल और पेट्रोल के बाद क्या करें? कच्चे तेल की आधी कीमतें हो गई हैं, आप उसमें लगातार तेल कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पैसा कमा रही है। इस बार क्या जनता को फायदा नहीं। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक क्लब डिबेट है ना, तो हम 2000 पहले के स्वरूप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, उस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा समय का मैं आया ना, लौट के आ रहा हूं, आपका जो है वो बात करेंगे। चौहान साहब ये तो कह रहे हैं कि चूक गए हैं चौहान, 10वीं बार भी चौहान चूक गए हैं। मेरे ख्याल से माननीय प्रवक्ता ने बजट को सुना ही नहीं है, और इस टाइप से आप बजट की बात कर रहे हैं, वो जब अपने फिल्मों में होते हैं वो एंकर को नहीं सुनते। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, इनको 11 करोड़ किसानों को जो सम्मान निधि देते हैं, उसकी तुलना नहीं की उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ। इन्होंने ये तुलना नहीं की है कि 86,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है मनरेगा में, इन्होंने इसकी तुलना नहीं की है। बीमा में जो अतिरिक्त जो चीजें और लाभ दिए गए हैं, इसको इन्होंने शायद देखा नहीं या चूक गए हमारे साथी प्रवक्ता देखने के लिए। इन्होंने किसान के लिए जो 300 यूनिट जो सोलर पैनल के जो 300 यूनिट मुफ्त में दी जाएगी, शायद ये प्रवक्ता ने देखा नहीं है। और गरीबों के लिए आप बात कर रहे थे, तो गरीबों के लिए 2 करोड़ आवास योजना हम लोग ला रहे हैं, तो क्या वो आवास योजना नहीं है? और जो महतारियों के लिए, जो महिलाओं के लिए जो लखपति दीदी बनाने का एक वो संकल्प लेके उतरे हैं, जो 3 करोड़ और दीदियों को बनाना है हमारे को लखपति, वो आपने शायद नहीं सुना है। और 40,000 बोगियां जो कन्वर्ट की जा रही है वंदे भारत में, शायद ये भी आपने नहीं सुना है। 4 कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, वो भी आपने नहीं सुना है। और जो 3 करोड़ घर हमने एक लक्ष्य रखा हुआ है, वो भी शायद आपने नहीं सुना है। इसलिए मेरे ख्याल से आपको बजट सुनना चाहिए। मेरे ख्याल से दूसरे प्रवक्ताओं को भी हमारे को समय देना चाहिए। मैंने अब बहुत समय ले लिया है। जी, बहुत शुक्रिया सर। तो सीधा रुख करूंगा मैं, अजय गंगवानी साहब हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। गंगवानी साहब कहाँ, मतलब जैसे ये आम बजट है या खास बजट है, क्या है? मतलब बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इसको लेकर अभी जनता के बीच में तो गए नहीं है और बहुत डिटेल में नहीं आया, फिर भी जो आम जनता को समझ में आया है कि क्या इनकम है, क्या खर्चा है और क्या बचेगा, उस वाले पॉइंट पर कोई बहुत खास स्पष्टता नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी। देखिए कहीं भी किसी देश का अगर केंद्रीय बजट लागू होता है, तो देश की आम जनता, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिला हो या युवा वर्ग, हर वर्ग उम्मीद करता है कि इस बजट में उनके लिए कुछ होगा, उनके जेब में पैसा डालने का केंद्र सरकार कुछ प्रयास करेगी या कुछ योजनाएं होंगी, कुछ राहत देने का प्रयास किया जाएगा। परंतु देखिए आज का जो बजट आया है केंद्र के मोदी सरकार और वित्त मंत्रालय का, पूरी तरह दिशाविहीन, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी जनहित की योजना के, बिना किसी रियायत के। देखिए माननीय निर्मला सीतारमण ने एक बात कही कि भैया हम इनकम टैक्स की अब 3 गुना वसूली कर पा रहे हैं, मतलब देश की जनता के जेब से आप 3 गुना इनकम टैक्स निकाल रहे हैं। लेकिन आज जो देश में जो बढ़ती महंगाई है, क्या 1 रुपए भी इनकम टैक्स के लिमिट में आप छूट बढ़ा रहे? तो दिख रहा है कि आप लूटने के तो तैयार खड़े हैं, लेकिन आम जनता को फायदा पहुंचाने की नीयत नहीं थी, पहली बात। दूसरे मेरे मित्र चौहान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक्चुअल आंकड़े दे देता हूँ। उर्वरक सब्सिडी की बात करूं, उर्वरक सब्सिडी का जो पहले का बजट था वो था 1,88,894 करोड़, इसको इन्होंने घटा के कर दिया 1,64,000, लगभग 25% की कमी। खाद्य सब्सिडी की बात करूं 1,05,000 था, इसको घटा के इन्होंने कर दिया 98,000 करोड़, सीधा 17% से ज्यादा की कमी। पेट्रोलियम की सब्सिडी में 12,240 से घटा के 11,925 करोड़। ये सारे आंकड़े इसलिए दे रहा हूं। मनरेगा की बात करूं 90,806 करोड़ को घटा के 86,000 किया है,
मेरे मित्र चौहान जी बोल रहे कि 36 करोड़ प्रावधान मतलब 4,000 करोड़ की कमी। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं नवीन जी कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, मनरेगा, सारी योजनाओं के बजट आप कम कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि आपकी प्राथमिकताओं में से पूंजीपति मित्र है। दूसरी सबसे प्रमुख बात नवीन जी, आज इनकम टैक्स की तो कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया, लेकिन जो कारपोरेट टैक्स है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। तो सीधा दिख रहा है इनकी प्राथमिकताओं में सिर्फ पूंजीपति मित्र है, देश की आम जनता नहीं। और एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है नवंबर 2023 तक, जो 17 विभाग है मात्र 18% बजट का खर्चा किया, 82% अपने बजट के प्रावधानों का खर्चा नहीं करते। तो ये दिख रहा है कि नियत नीति मंशा क्या है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि देश के जो आय होती है, आपने आय और व्यय की बात की, तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, किसी भी देश की आय का जो प्रमुख हिस्सा है, अगर भारत देश की बात करूं 34% हिस्सा ऋण के माध्यम से आ रहा है, और सबसे बड़ा जो खर्चा है वो ब्याज और ऋण की जो चुगतान है वो 20%। और ये केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश का जो ऋण है 55 लाख करोड़ से बढ़कर 205 लाख करोड़, 4 गुना बढ़ जाता है। अब इस पर मैं अगली प्रतिक्रिया लेने के पहले और हमारे माननीय पत्रकार महोदय के पास जाने के पहले मैं इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके नज़रिए से इसको समझना चाहता हूं। राजेश जैन साहब हमारे पास हैं। राजेश जैन साहब, ये जो बजट है, देखिए ये आम आदमी सब समझ नहीं पाता। आम आदमी का घर का बजट क्या है कि उसकी जेब में क्या पैसा है, क्या उसके खर्चे हैं और क्या उसके पास बच रहा है, ये बेसिक है। तो इस बजट को लेकर जो तमाम तरह की, हमेशा से मतलब जब भी मैंने बजट पर डिस्कशन किया है, जिस भी सरकार का बजट हो वो इसे अभूतपूर्व बताती है, दूसरा व्यक्ति इसको निराशाजनक बताता है। तो ये तो, लेकिन वस्तुतः है क्या ही? देखिए, बजट की प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके बजट बनते कैसे हैं। सरकार सबसे पहले अपने खर्चों का आकलन करती है, अपनी योजनाओं पे किए जा रहे व्यय का आकलन करती है, उन्हें कहाँ कहाँ फंड को एलोकेट करना है उसका आकलन करती है, उनकी फ्लैगशिप कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उनके लिए कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, सारे खर्चों का और अपनी योजनाओं के लिए ज़रूरी फंड का आकलन करने के बाद सरकार फिर उनके लिए रिसोर्सेज ढूंढती है कि इसके लिए फंड का अरेंजमेंट कहाँ से होगा। तो हमारे जो घर का बजट होता है उसमें हम पहले आमदनी हमारी फिक्स होती है, हमारे हाथ में नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से अपनी आमदनी बढ़ा लें। तो हमें पहले आमदनी देख के खर्चों की व्यवस्था करना होती है कि हम इस साल कौन से खर्चे करेंगे। लेकिन सरकार का बजट उल्टा होता है, वो पहले खर्चों को आकलन करते हैं, फिर उन खर्चों के लिए अपने फंड का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास टैक्सेशन या लोन या ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। तो कोई भी अच्छे बजट में सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि सरकार के बजट में यदि ज़्यादा चेंजेज नहीं है, योजनाओं में या इनकम टैक्स कानून में ज़्यादा चेंजेज नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं या उनकी जो सोच है वो स्थिरता की ओर आ गई है। अब उसमें ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। देश की ज़रूरतों के हिसाब से जो वो करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने सब प्रावधान कर लिए हैं। और इसलिए इस बजट में आप देख रहे हैं, चूँकि वैसे तो ये लेखा अनुदान था, 3 महीने के खर्चों की व्यवस्था के लिए बजट था, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं 2019 में भी लेखा अनुदान लाए थे, लेकिन 2019 में सरकार ने कई योजनाएं और कई चेंजेज किए थे। लेकिन 10 साल तक काम करने के बाद सरकार की समझ में ये आ गई कि अब उनकी पॉलिसीज में स्थिरता है, और सब बजट इकोनॉमिक्स के सिद्धांत के अनुसार स्थिरता को सबसे अच्छा माना जाता है कि अब कोई परिवर्तन नहीं है। सरकार ने जो वादे किए हैं करदाताओं से और अन्य समाज के वर्ग से, उन वादाओं में आगे भी ऐसे ही उन्हें सुविधाएं मिलती रहेंगी, वो बजट में परिलक्षित हो रही है। जी, एक टर्न हम पूरा करेंगे, उसके बाद एक कॉमर्शियल ब्रेक लेंगे। एक प्रतिक्रिया गुंजन जी, तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये बजट ये परिलक्षित कर रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब आपको एक स्थिरता है कि अभी जो पॉलिसीज हैं उनको इसी तरह से चलाया जा सकता है। जैसे तमाम लोगों को, 10 करोड़ लोगों को जैसे गरीबी की रेखा के बाहर निकाला, तो 10 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकाला है, तो आगे और लोगों को भी निकाला जा सकता है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सर्वप्रथम
तो आज देश की हर एक महिला बहुत गौरव के क्षण महसूस कर रही होगी, क्योंकि आज ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब एक महिला ने, निर्मला सीतारमण जी ने बजट देश का पेश किया है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि महिलाओं को सिर्फ किचन के बजट से निकाल कर उन्होंने देश के बजट में शामिल किया है। तो सर्वप्रथम उन सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, ये जो इस बार का बजट था, इसमें हमने नए टर्म्स देखे हैं। जो नया जीडीपी की डेफिनेशन है वो है गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। सरकार ने डेवलपमेंट पे भी काम किया है, परफॉर्मेंस पे भी जोर दिया है, गवर्नेंस पे भी जोर दिया है। दूसरी नई टर्म जो इस बजट में आई है वो एफडीआई की आई है, फर्स्ट डेवलप इंडिया। इस सरकार ने इस पूरे बजट में ऐसे प्रावधान किए कि पहले अपने देश का विकास कैसे होना है, तभी जो 2047 का विजन है कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाके करेंगे, ये इस विजन पे इस बजट में काम किया गया है। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने 4 वर्गों की बात की नवीन जी, एक युवा, एक किसान, एक गरीब, एक महिला। मैं आंकड़ों से आपको बताऊंगी कि कैसे इन चारों का इस बजट में प्रावधान है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण का प्रावधान कैसे है। 30 करोड़ से ऊपर ऋण की बात की गई है इस बजट में महिलाओं को देने के लिए। अभी तक लखपति महिलाएं 1 करोड़ थी, उनका जो विजन है वो 3 करोड़ करने का है। अब 3 करोड़ से लगभग महिलाओं को लखपति महिलाओं की श्रेणी में लेके जाएंगे। कई स्व सहायता समूह के इस बजट में बात की है, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होना निश्चय है। दूसरी बात, मैं युवाओं की बात करती हूं। 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग की बात हुई है, इससे युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया गया है। किसानों की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ किसानों को ऋण देने की बात हुई है, इसमें किसान कल्याण होगा। और अगर मैं गरीबों की बात करूं तो चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना को आशा वर्कर्स तक पहुंचाना हो, उस आयुष्मान योजना को आंगनवाड़ी की महिलाओं तक पहुंचाना हो, 25 करोड़ मैं से आऊंगा ऊपर आपके गरीबों पास। को इससे रेखा से बाहर निकाला है। इस राउंड की अंतिम प्रतिक्रिया के बाद एक कॉमर्शियल ब्रेक, एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम रुकेंगे। और धर्मेंद्र जी, महंगा सस्ता खोया पाया इस प्रकार के बजट आते थे। इस बजट में जैसा कि राजेश जैन साहब ने कहा, एक स्टेबिलिटी है कि जो योजनाएं हैं वो अब आकार ले रही हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस प्रकार से गरीबों की कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, मतलब जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं उनके लिए जो मकान बन रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छी रिहाइश में रहें, अच्छी बस्तियों के पास रहें, शहरों के बीचों बीच उन्हें रहने का मौका मिले, जहाँ से उनके आवागमन, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सब नज़दीक हो। तो एक स्टेबिलिटी वो देख रहे हैं इस बजट में, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये स्थायित्व का, स्थिरता का और आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट है। एक जैसा कि राजेश जैन साहब ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगा, हालांकि जैन साहब इस बात को कह चुके हैं कि एक सरकार जो पिछले 10 सालों से काम कर रही है उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उसको मालूम है कि अगली बार हम आएंगे और हमने जो पिछली योजनाएं लागू की हैं, इसलिए कोई लोक लुभावन बाधा, कोई मुफ्त की रेवड़ी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि हम रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, तो इसमें उन्होंने उनका जो वाक्य है, उनके जो ध्येय है वो इस बजट में दिखाया कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बजाय उन्होंने लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए बजट दिया है। जैसा कि एक बहुत बड़ा इसमें बजट में है कि हिंदुस्तान की रेलवे का कायाकल्प इससे हो जाएगा। रेलवे के 3 अलग अलग जोन बना रहे हैं, उसके अलावा 40,000 नए डिब्बे जो कि वंदे भारत की तर्ज पर बनाए जाएंगे, जो कि रेलवे को बहुत सुविधाजनक यात्रा से जोड़ने के लिए जरूरी है। एक और एक बात छूट रही है कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सेमीकंडक्टर भारत में बने, उसके लिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। कई कंपनियां आएंगी, अभी हम चीन पर आश्रित हैं। अभी हमने देखा जब कोविड हुआ तो हिंदुस्तान में कारें बनना बंद हो गई थी, कारों की डिलीवरी के लिए 1-1 साल की वेटिंग थी। तो बहुत सारी चिप जब हिंदुस्तान में बनेंगी तो स्वाभाविक रूप से हिंदुस्तान 2047 में विकसित राष्ट्र होगा। स्टार्टअप को युवाओं के लिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। आयुष्मान योजना से में अभी तक सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों को इसका मौका मिलता था, इसमें निम्न मध्यम वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। और एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को जो किराए के मकान में रहते थे शहरों में या छोटे शहरों में या झुग्गियों में, उनको भी आवास देने की एक योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाएं, 300 यूनिट तक वो खुद यूज़ करें और उसके बाद जो सरप्लस बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी। एक आम व्यक्ति एक छोटे मकान पर
सोलर पैनल लगाकर साल भर में 20 से 30 हजार रुपए की बचत कर सकता है। ये सभी प्रावधान इस बजट में जी किया गया है। गंगवानी साहब, अर्थशास्त्री और बौद्धिक जो समुदाय है वो इसमें स्थिरता देख रहा है। आपको इसमें कहाँ हलचल समझ में आ रही है? आपको क्यों लग रहा है कि ये स्थिरता है, ये दिखावे की स्थिरता है, इसमें मूल तत्व जो है वो नहीं है? क्या, क्यों? नवीन जी देखिए, राजेश जैन जी वरिष्ठ सीए हैं। मैं 5 बिंदु देता हूं जो बिल्कुल स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण किसी देश की स्थिरता तब मानी जाती है जब देश में ऋण सबसे कम। 2014 में जब केंद्र की मोदी सरकार बनी, देश में ऋण था 55 लाख करोड़। अभी IMF के जो नए आंकड़े आए हैं, देश में ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़, 4 गुना। क्या मेरे मित्र ये बात कहेंगे कि अगर देश में ऋण 4 गुना बढ़ता है तो ये माना जाए कि अर्थव्यवस्था स्थिर है? पहली बात। दूसरी बात, भुखमरी इंडेक्स में 2014 में केंद्र की मोदी सरकार बनी, 106 देशों के 155 देशों में जो इंडिया था 101 नंबर पे था। अभी वर्तमान जो है वो 101 पे आ गया है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी भुखमरी इंडेक्स में नीचे। दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी देश की जो वैल्यू होती है रुपए का जो वर्तमान मूल्य है वो डॉलर के मूल्य की तुलना में 83 रुपए। अगर रुपए का मूल्य गिर रहा है, इस बात का प्रमाण है कि देश की अर्थव्यवस्था उल्टे पर भाग रही है। तो 10 सालों में लगातार रुपए का मूल्य गिर रहा है। माननीय मोदी जी का एक कथन मुझे याद आता है, देश की मुद्रा जितना गिरती है उस देश की सरकार उतनी भ्रष्ट होती है। तीसरी बात। चौथी बात, महंगाई दर की बात करूं, देश के आम आदमी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है महंगाई। आज उसकी जनता की जेब में क्या प्रभाव पड़ा है? पिछले 12 महीने के आंकड़े आप देखेंगे नवीन जी, 11 महीने जो महंगाई दर है वो 6% से ज्यादा है। तो सीधा प्रभाव है कि देश की आम जनता पे प्रभाव पड़ा है। छठवां, आज देश का इनकम टैक्स जो कलेक्शन है वो 3 गुना बढ़ता है, लेकिन इनकम टैक्स की लिमिट में आप 1 रुपए वृद्धि नहीं करते। तो दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा, मेरी महिला में यहाँ बैठी है छोटी बहन, वो एक बात कह रही थी कि महिलाओं के लिए किसानों के लिए हमने काम किया। मुझे बता दें, आप सीए बैठे हैं, क्या किसी को ऋण देने से, चाहे किसान हो या महिला हो, ऋण देने से क्या उनका विकास होगा, क्या उनकी प्रगति होगी? ये किसी प्रकार से संभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, MSME नवीन जी सबसे महत्वपूर्ण होता है, भारत देश की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है MSME, जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। आप अगर आंकड़े देखेंगे नवीन जी, पिछले 3 सालों में 90% MSME बंद हो जा रही है। तो दिख रहा है कि देश की जो सरकार है, उसकी जो पॉलिसी है, उनकी नीति है या सब्सिडी देने का जो विश्वास का प्रवण है, उसका नतीजा है। पूछ लेता हूं आप ही की बात से बात को आगे बढ़ाता हूं। गुंजन जी 5 पॉइंट उठाए हैं कि देखिए देश पर ऋण कितना है, देश की जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन क्या है या उसकी स्थिति क्या है, महंगाई कैसी है, और देश को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली MSME जो इंडस्ट्री है उसकी क्या स्थिति है। तो अगर इन मापदंडों पे, दूसरा जो भूख के मामले में जिस सूचकांक पे हम खड़े हैं उस पे हम कहाँ पहुंच गए हैं, तो ये, और खासकर जो IMF ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है उसमें भी चेताया गया है। तो IMF ने ये हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहा है और उसी ने ये भी बात कही है। तो अब ये जो सवाल हैं, ये जो कांग्रेस खड़ी कर रही है, वो कह रही है कि भाई ये कर्ज लेकर घी पीने को अगर आप विकास कहते हैं तो फिर ठीक है। नवीन जी, अजय जी को तो पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगी। अजय जी, ये 10 वर्षों की सरकार ने आज भारत को किस पैमाने पे लाके खड़ा किया है, ये आप और हम और जनता सब जानती है। 7.7% का जो ग्रोथ है, ये मात्र 10 वर्षों की सरकार ने किया है। 2014 के पहले के आप आंकड़े की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप 2014 के पहले मुझे आंकड़े बताएं। ऋण की जो आप बात बार बार कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का हमेशा से एक बहाना है कि जनहित में कैसे फैसले मेरा कहना ये था गुंजन जी कि जो उन्होंने सवाल पूछा, सवाल पे सवाल से बेहतर है जैसे जिन 5 पॉइंट पर मैं उसी पे जवाब दे रही हूँ। नवीन जी, मैं उसी पे जवाब दे रही हूँ कि ये जो ग्रोथ है, ये क्या अजय जी आपने आंकड़ों में नहीं देखी? अजय जी अपन छोड़ते, अजय जी जनता देखिए, जनता सुन रही है, जनता समझती भी है। जनता के क्या, जनता की पॉकेट होती है ना, तो उसकी एक तो हृदय के पास लगी रहती है, छाती पे वहां धक धक होती है, और उसका जो बैकअप होता है ना वहां भी पॉकेट ही रहती है, तो वो तो उसको समझ में आता है।
मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी कि ये अजय जी अब आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो मैं क्या जवाब दूं आपकी बातों का। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई खेल नहीं खेला इस भारत देश के साथ। तो देखिए, जो मात्र 10 वर्षों की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नक्शा बदला हुआ है। चाहे मैं इकोनॉमी की बात करूं, चाहे मैं पावर की बात करूं, आज पूरे दुनिया में अगर भारत का कहीं डंका बचता है तो अब बचता है। 7.7% की ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ। उनका मेरा कहना है ये जो डंका और वो ढोल नवीन जी आंकड़ों पे आने तो दीजिए। एग्जैक्टली वो थोड़ा पॉइंट पे, मैं बिल्कुल पॉइंट पे आ रही हूँ, पर इन्होंने जो इनके पहले इनके कुछ इन्होंने, मैं खंडन करना चाहूंगी उनकी बातों का। इनका कहना है महिलाओं को आपने 30 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया तो क्या कर दिया, ऋण से क्या होता है। आपको बोलने में आपकी बात हास्यप्रद नहीं लग रही अजय जी कि अगर आप किसी महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आप महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं और महिलाओं को अगर आप लोन देना चाह रहे हैं, ऋण देना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं उससे क्या होता है। लाडली बहना में जब हम खातों में पैसे डालते हैं तो आप कहते हैं उससे क्या होता है। आज जब हम स्व सहायता समूह खोलना चाह रहे हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं उससे क्या होता है। महिलाओं की तरक्की से, महिलाओं की सशक्तिकरण से अजय जी काउंटर नहीं करते ना, जनता कांग्रेस को परेशानी क्या है। महिलाओं का अगर सशक्तिकरण हो रहा है तो परेशानी मेरा एक ही निवेदन है, मेरी छोटी बहन गुंजन जी बातों को गोल गोल घुमा के मैं ये मानता हूँ। सुनिए तो अजय जी, मेरा पैटर्न ये है चर्चा का कि हमें गुंजन जी को गोल गोल घुमाने दो, आप सीधा सीधा बोलो। किसी से नहीं पूछो सवाल, बिल्कुल। आप अपनी बात, मुझे पता है ना कि जनता के पास आपकी भी बात पहुंच रही है और गुंजन जी की भी बात पहुंच रही है। लेट पब्लिक डिसाइड के व्हाटएवर इज ओके। मैंने अपनी बात की शुरुआत इसलिए वहीं से की थी कि ये जनता ने डिसाइड किया है और जनता ये फैसले दे रही है। जीडीपी की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो 2003 से पहले जब आपकी सरकार थी, 50 वर्ष से ऊपर आपको मिला था कांग्रेस की सरकार को, क्या जीडीपी थी। आज उसकी बढ़ोतरी 20 वर्षों में 16% की हुई है। मैं ऋण की बात करती हूँ। बजट क्या था मध्य प्रदेश का 2003 में अजय जी, 24,000 करोड़ था मात्र, आप बताएं। लेकिन आज 10 गुना जब बजट बढ़ा है तो 23% हुआ है। आपके समय में ऋण कितना था, 43% ऋण था। आंकड़ों पर बात करें अब आप अजय जी, जवाब दीजिए। ये जो 2003 आप मुझे आंकड़ों पे आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। पर कैपिटा इनकम क्या था मध्य प्रदेश का 2003 से पहले, 12,000 था मात्र। आज पर कैपिटा इनकम क्या है, 1,40,000। तो ये जो आंकड़े हैं ये जनता को दिखते हैं। आप उस प्रदेशों की क्यों नहीं बात करते हैं जहां कांग्रेस शासित है। आपने ऋण की बात, मैं ऋण पे भी आना चाहूंगी। आज राजस्थान ने जब 2023 में आपकी शासन था, राजस्थान में कितना ऋण है, 6 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गए हैं आप किस ऋण की बात करते हैं। कांग्रेस के पास ऋण सिर्फ एक बहाना है। जनहित में कांग्रेस कोई फैसला लेना नहीं चाहती, जनता के हित में कोई काम करना नहीं चाहती और सिर्फ ये बहाने के तौर पर जनता के समक्ष पेश करना चाहती है। आपकी ही बात को मैं अभी भी अजय गंगवानी जी की बात को मैं चौहान साहब के पास ले जाता हूँ। चौहान साहब देखिए, वैसे भी ये जो सरनेम आता है तो ये तो ऐसे मतलब अंधेरे में भी निशाना लगा दे उसके लिए जाना जाता है। अभी ये तो विकास का बजट है। ये जो पॉइंट जिन बोले हैं कि भाई हम भूख के सूचकांक में कहाँ हैं, हम हमारा जो रुपए के मुकाबले जो डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है। जब बाहर से चीज़ें बुलाते हैं तो महंगी पड़ती हैं, हमारी चीज़ें वहाँ ज़्यादा मात्रा में जाती हैं, सस्ती हैं, तो समझ में आता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन पर अगर 2014 के पहले इसी सरकार के स्टेटमेंट आप देखेंगे तो अब उन स्टेटमेंट को भी गौर करना पड़ेगा, इन पर भी बात करनी पड़ेगी। मुद्दे की बात कही है, मुद्दे की बात का मुद्दे पर जवाब दें। और मैं फिर से अजय जी आपसे कहता हूं कि मैं अगर पूछूंगा कि रात में चंद्रमा क्यों दिखाई देता है और कोई मुझे जवाब देगा कि सुबह सूरज देवता के दर्शन होते हैं, तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं है कि सवाल जवाब गलत है। दर्शक डिसाइड कर लेंगे कि जवाब गलत है। चौहान साहब बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोली है कि इतना ऋण लिया गया है, तो मैं माननीय प्रवक्ता को ये बोलना चाहता हूं कि अगर इससे समृद्धि कभी भी स्केल नहीं की जा सकती है कि आपने कितना ऋण लिया है, आपके पास संपत्ति कितनी है उसके एवज में इसके हिसाब से उसकी समृद्धि देखी जाती है। दूसरी बात, 2014 में पुरोहित जी 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी 2014 में, और आज 5वीं अर्थव्यवस्था है
3 ट्रिलियन के साथ। तो ये क्या है, ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है। और 9 सालों में, जैसे कि हमारी छोटी बहन ने बोला कि आज 1,40,000 इनकम पर कैपिटा हो गई है, 9 सालों में ये लगभग डबल हो गई है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। 5वीं अर्थव्यवस्था में है हम, और उसके बाद चौथे हम लोग विश्व में, चौथे में हम लोग ऑटो सेक्टर है उसमें है, तीसरी हम लोग पूरे विश्व में मोबाइल बनाने में, दूसरे में हम लोग रोड बनाने में है, दूसरे और पहले में हम लोग बातें बनाने में, मतलब मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, हम सब नहीं कह रहा हूं। पहले स्थान में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और पहले स्थान पे हम लोग कोरोना के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरे विश्व में। तो इसके बाद आप ये देखेंगे। और दूसरी बात, ये जो बजट हो रहा है, सबसे मेन बात ये है कि ये जो बजट है वो लॉन्ग लास्टिंग बजट है, जो आगे जो सिस्टम को सुधार रहा है, जो सिस्टम को सुधार रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, सिर्फ सिस्टम को सुधार रहा है, उस टाइप का बजट है ये। और ये लोक लुभावना बजट नहीं है, जैसे कि हमारे एक्सपर्टों ने बोला कि चुनाव को देख के नहीं किया गया है, ये चुनाव को देख के नहीं किया गया है। तीसरी बात, आपने एक महत्वपूर्ण बात पूछी थी कि आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। तो आत्मनिर्भर मैं बता दूं, आत्मनिर्भर जब हम 2014 में थे, हम एक्सपोर्ट करते थे डिफेंस के मामले में, टॉयज के मामले में और मोबाइल के बारे में, और आज 16,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं, आज इंपोर्ट नहीं करते हैं। आज डिफेंस के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ABCD जनता जो सर्च कर लेगी, जनता सर्च कर लेगी सर, सबके हाथ में अब गूगल है, सब कर लेगी। 11% इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें हम अपनी इसी से पूछ लेता हूँ, अपने नहीं, अब आप सुनिए तो इन्हें जो बार बार अजय जी टोक रहे हैं आंकड़े, आप मुझे इसका जवाब दें। 2014 से 23 कितना आया है? आप बताएं। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, $अरब आया है। FDI पे मत जाइए, क्योंकि मेरी बात तो सुनिए, ये FDI पे मत करिए, क्योंकि जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन करने की बात कर रहे थे, तब FDI के विरोध में सबसे ज्यादा जो NDA के घटक हैं वही थे। इसलिए देखिए क्या होता है, कई बार पुरानी चीजें समझ में नहीं आती। जैसे आधार, उस समय पे बहुत ही ऐसी जरूरत आधार के विषय में कहा गया था ये निराधार है, लेकिन अब सब कुछ आधार पर ही है, बिना आधार के आदमी का भी अस्तित्व संकट में। खैर, लेकिन पीछे की चीजों से मतलब नहीं है, विश्व हमारी तरफ ताक झांक रहा है, बड़ी चीजें बड़े लोगों को समझ में आती है, लेकिन आम जनता के लिए भी कुछ होना चाहिए था, जैसे अवनीश जी कह रहे हैं। लेकिन अवनीश जी थोड़ा कहीं भी एक विराम ले लेना, पूर्ण विराम बात के बाद। नवीन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता सब्जबाग दिखाने का काम कर रहे हैं, उनसे कोई भला होने वाला आम जनता का तो नहीं है। ये आंकड़े कुछ भी पेश कर दें, लेकिन ज़मीनी धरातल पे ये है कि देखते हैं, ये भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचार देश में, वर्ल्ड में 95 नंबर पे इंडिया आ गया भ्रष्टाचार में। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ऊपर भ्रष्टाचार इंडिया में फैल गया। आंकड़ों से कह रहे हैं, देखिए अभी रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट? परसों ही रिपोर्ट आई है। 95 किसकी रिपोर्ट है? पूरे रिपोर्ट है, कहां से रिपोर्ट आपने नहीं पढ़ी? भास्कर की फ्रंट पे न्यूज थी परसों के दिन। अच्छा, दूसरा एक बात सुनिए, वो रिपोर्ट आपकी बात दर्शक डिसाइड करेंगे, मेरे बोलने दीजिए चौहान साहब। झूठ बोलने की कोशिश मत करिए, झूठ बोलना दर्शक डिसाइड करेंगे। रिपोर्ट ऑथेंटिकली बात कर, मैं ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे मेन बात ये है, आप हर चीज में देखेंगे, हर आंकड़े में कितनी संस्थाएं आपने बेची है देश में। रेलवे स्टेशन भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिए, आज आंकड़ा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी, आज आंकड़ा वाकई में 36 का है, 36 का आज आंकड़ा वाकई में 36 का है। क्योंकि वैसे तो चौहान साहब सुनिए क्यों है क्योंकि हमारे चौहान साहब छत्तीसगढ़ से हैं। चौहान साहब सुनिए, सच कड़वा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 में देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2017 में घोषणा की थी 5 साल में। अब तुम कह रहे हो कि ट्रिपल है, 2047 तक इंतजार करो। आपने कहा था 2021 में कोई भी कच्चा मकान देश में नहीं रहेगा, तो फिर आपने 3 करोड़ रुपए आज पक्के मकान का फिर भी आप टारगेट क्यों रख रहे हैं? आप झूठ बोलना बंद करिए। आप देश के प्रधानमंत्री ने कहा था
कि पूरे देश का एक एक मकान पक्का होगा 2022 में। 2024 में आप क्या करने जा रहे हो? आप 1,20,000 में कोई मकान बनेगा क्या आपका? आप कर क्या रहे हो? जनता की जेब से पैसा निकाल रहे हो। टोल टैक्स पे अलग पैसा ले लो, रोड टैक्स पे अलग पैसा ले रहे हो, डीजल पे सेस अलग ले रहे हो। कौन सा कल्प लगाए हुए? देखिए मैं तो सभी निकाल, देखिए हमने डीजल पे सेस नहीं लिया, टोल नाकों से इतना पैसा ले लिया, रोड टैक्स से इतना, जनता का जेब से पैसा निकाल के बड़े कारपोरेट को देने का काम आप लोग कर रहे हो। कच्चे तेल की कीमतें आधी हो गई हैं गुंजन जी, आप झूठ बोलना बंद करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद दुगने दाम में आप बेच रहे हो। किसानों को आप लगातार लूट रहे हैं, उनको फसलों की इनकम मिल रही है। नवीन जी एक मिनट, गुंजन जी की बात का जवाब दे दो। आप हर चीज में बोलना बीच में नहीं है, उसकी बात का जवाब देने लगते हैं, फिर इसीलिए मैंने कहा बात आंकड़ों की बाजीगरी की। नवीन जी कुछ भी हो, लेकिन जनता गरीब होती जा रही, देश में असमानता बढ़ती जा रही। गुंजन जी बहुत आप बुद्धिमान है। आप ये बोलेंगे, आप मान ही नहीं रहे। आप 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न फ्री में देने की बात कर रहे हो, आप 25 करोड़ लोगों को रोजगार से बाहर हटाने की बात कर रहे हो। आप दोनों तरफ हंसना गाल फुलाना दोनों साथ नहीं हो सकते। ओन है वो बंद कर ले, इनका डबल वॉइस आ रहा है सरकार। ठीक है अवनीश जी, आपको सुनने के लिए लोग ललाए थे, और आज आंकड़ा चर्चा में 36 का इसलिए है कि छत्तीसगढ़ से भी लोग बैठे, इसलिए सिर्फ मध्य प्रदेश की सीमाओं मत बांधिए इस बजट। मैं फिर से राजेश जैन साहब के पास जाऊंगा। राजेश जैन साहब से मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि सर जनता के दृष्टिकोण में देखिए, सरकार जो आपने कहा कि सरकार अपने एक टेक्निक से बजट बनाती है, सरकार के अपने पैरामीटर्स होते हैं, सरकार को अपने विजन, सरकार के अपने गोल हैं, लेकिन आम जनता जिसके लिए ये बजट बनाया है उसको अभी चुनाव है तो कुछ तात्कालिक लाभ दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया तो बड़ा निर्णय लिया है। हो सकता है कि देखिए बजट खराब है, कुछ मिला नहीं, इसको लेके कि निराशा का भाव पैदा हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा दूरगामी क्या है जिससे जनता को इसका लाभ मिलेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, इस बजट को यदि आप पढ़ने की बात समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इस बजट की जो थीम है वो नेशन फर्स्ट है। देश की जरूरत क्या है, आप सुन तो लीजिए, देश की जरूरत क्या है, इसको ध्यान में रख के उसके लिए प्रावधान किए गए। उसमें चुनाव या लोक लुभावन चीजें जब नेशन फर्स्ट की बात आती है तो वो इग्नोर हो जाती है। जैसी चर्चा हो रही थी कि 55 लाख करोड़ से बढ़ के लोन का अमाउंट 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। जी जी, देश के अलग अलग सेक्टर को लोन के द्वारा गवर्नमेंट ने सहायता पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब विषय आया कि क्या लोन से भी सहायता से कोई मदद होती है क्या? निश्चित रूप से होती है। कैसे? जब सरकार अपने लिए लोन ले रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लोन का सरकार उपयोग क्या कर रही है। क्या अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए लोन ले रही है? यदि सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है तो ये देश के लिए खराब है। लेकिन लोन लेके देश की जरूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है जो आगे के 50 साल में काम आएगा। तो यदि सरकार लोन लेके ऐसा कर रही है, और चाहे तो सरकार टैक्सेशन बढ़ा के भी वो काम कर सकती है, लेकिन पब्लिक का भी ध्यान साथ में रखते हुए देश को प्रथम मान के उसकी जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए लोन लेके काम चला रही, जिसको आगे के समय में चुका दिया जाएगा। जैसे अभी एयरपोर्ट्स बनाए हैं बहुत सारे, देश की जरूरत के हिसाब से एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए किया। दूसरी बात जैसे ये आई कि साहब डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, तो एक कैलकुलेशन आई थी पिछले बजट में, शायद वित्त मंत्री ने बोला भी था कि हमें डॉलर, अमेरिका इकोनॉमी अमेरिका का है, रुपया हमारा है, दोनों के कंपैरिजन में निश्चित रूप से अमेरिका जिस गति से, जिस तरीके से उनकी जो मुद्रा है वो स्ट्रांग होती है, हम आज उस लेवल पे अभी नहीं है। 2047 में हम विकसित भारत, 2047 में हम विकसित भारत की बात करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी में जो डाउनफॉल आ रहा है, तो देश विश्व के अन्य देशों के मुकाबले डॉलर से दूसरे देश की इकोनॉमी कितने % से गिर रही है और हमारी कितनी गिर रही है, तो उसमें हम पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी, हमारे रुपया
उस रेशो में नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले हम उतने ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं जितने दूसरे देश की करेंसी गिर रही है, तो हमारा रुपया वहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। जी चलिए एक और प्रतिक्रिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे विकास के परिचायक हो जाती है, ऐसे ही डॉलर के रुपए की तुलना कम होना और बढ़ना। प्रतिक्रिया जाने दीजिए, जनता करेगी ना कैलकुलेट, आप जो बोलेंगे वही थोड़ी देश बोलेगा, ऐसा नहीं है। नवीन जी मुझे भी समय दीजिएगा, मैं आऊंगा अरे सबको एक बराबर से बिल्कुल मतलब तोला मासा इधर नहीं हो सकता सर। मैं प्रतिक्रिया लूंगा। अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी देखिए, ये जो तमाम पैरामीटर्स गिनाए हैं, इन पैरामीटर्स पर ही पहले कांग्रेस को कोसा जाता था, इसलिए कांग्रेस की समस्या ये है। लेकिन तब कांग्रेस ने इतनी मजबूती के साथ उन पर पक्ष नहीं रखा। समस्या कांग्रेस में नहीं है, ये आधार कांग्रेस की देन है, जिसको आज सरकार ने डायरेक्ट कैश बेनिफिट देना जो शुरू किया है। हाँ जी, लेकिन वो आधार से लिंक करना ही है कांग्रेस ही तो, लेकिन आधार आप लेके सब आए, आधार लेकर फिर डूब जाते हैं ना। लेकिन आप आधार के झूठी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए, आधार आप लाते हैं लेकिन आधार के ऊपर कुछ बनाया भी जाता है, आप फाउंडेशन डाल के बनाया, देश का निर्माण किया, बेच रहे हैं। ये तो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, मान जाइए ऐसा नहीं, सिर्फ परिवारों का निर्माण किया है कांग्रेस ने। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अंतिम प्रतिक्रिया मतलब इस राउंड की, फिर एक बचे में एक मिनट सबको फिर होगा। जी बोलिए। देखिए निश्चित तौर पर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कम हुई है, और 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोलते थे कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है भारत की साख गिरती है। लेकिन क्या कांग्रेस के हमारे मित्र जो विपक्ष में बैठे हैं, वे 10 सालों में इतनी मजबूती से, जितनी दमदारी से आम जनता तक भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते अपनी बात पहुंचाई थी, जिसे कि अब निर्मला सीतारमण जी ने एक परिभाषा दी कि साहब अमेरिका का इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा विकसित देश हैं इसलिए उनका डॉलर बढ़ रहा है, हम चूंकि अभी प्रगतिशील हैं इसलिए हमारी थोड़ा अवमूल्यन है ना। लेकिन आप अपनी बात को आप आधार लाए, आप मनरेगा लाए, आप RTI लाए, लेकिन क्या आप मनरेगा में घोटाले कहाँ किसकी सरकार में हुए? आप मनरेगा लाए, वो मनरेगा के घोटाले आपकी राज्य सरकारों में सबसे ज्यादा हुए। तो कहते थे मनरेगा सबसे फेल योजना है, जब घोटाले हुए नहीं, जब घोटाले हुए, घोटाले आपकी राज्य सरकारों ने। मानते जाइए, एक बार बोल लीजिए, फिर आ रहे हैं ना, अभी तो पर्याप्त समय है 49 मनरेगा के घोटाले इससे ज्यादा किए। इस घंटे की आखिरी सांस तक बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी को। जी आऊंगा सुनिए कोयला और 2G का क्या हुआ? मानते जाइए, मान जाइए, एक बार एक एक्सपर्ट एडवाइस तो ले लीजिए, फिर अपनी राय रखिए। देख लीजिए, सुन लीजिए पहले जाके। आप बिल्कुल यदि सुप्रीम कोर्ट में कहा तो आप सुनिए आप जनता के बीच में, ये आपकी यही कमजोरी है कि आप लोग टीवी पर बात करना चाहते हैं लेकिन जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। यही यदि भारतीय जनता पार्टी ने गलत काम किए हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2013-14 में देश में बड़े मूवमेंट खड़े किए, जनता को सड़कों पर लाए। आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप में वो संगठन क्षमताएं नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी किया, यदि उन्होंने नोटबंदी की तो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, बताया कि हमने नोटबंदी क्यों की थी, उससे अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान हुआ था, क्या फायदा हुआ था। लेकिन आप जी, आपको किसी पत्रकार को इस तरीके का टोकने से पहले सोचना चाहिए। ये आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है ना कांग्रेस, वही पत्रकार भी एक जनता का। अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी आपका हमारा दोनों का मेरी बात सुनिए। अजय आपके साथ पत्रकार भी है, आप लोग 3 लोग जनता का जवाब है। आपको छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भाई लोकतंत्र की बात करोगे ना, जनता का ही सुनिए मेरी बात। अजय जी मेरी बात तो सुनिए। अजय जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अजय जी मुझे ये लगता है कि हमारी सुनिए मेरी बात तो सुनिए।
अजय जी मेरी बात तो सुनिए, हो सकता है कि एक पत्रकार के तौर पर आपकी मेरी असहमति हो, लेकिन आप उसे गलत मत करिए। आप असहमति रखिए कि भाई हम आप असहमत, आप तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात रुक जा, अरे रुक तो जाइए, बोलने दीजिए। आप देखिए, आप तो टैगिंग कर रहे हैं, आप ओपन डिबेट में प्रतिष्ठित चैनल पे टैगिंग कर रहे हैं। यही कांग्रेस का असली चाल है, चरित्र है, चेहरा है। आरोप प्रत्यारोप के घेरे में आप विजन की बात नहीं करती कांग्रेस, जनता के हित की बात नहीं करती कांग्रेस। इससे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए अजय जी, वो भी लोग पूछ ही रहे हैं। मेरा कहना यह है कि मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि बिल्कुल इस बात के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि यहां जो कह रहा है वो आपकी बात करे, भारतीय जनता पार्टी की बात करे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। यही एक मुद्दा है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जी बोलिए। मुझे तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ये मेरा कांग्रेस का विषय नहीं है। आज देश के किसी भी अर्थशास्त्री से, आर्थिक विश्लेषक से पूछ लीजिए, न केवल भारत में किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो इस बात का प्रमाण है कि उस देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है। मेरे सीए के मित्र, मेरे वरिष्ठ पत्रकार इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया जो मूल्य गिर रहा है वो सही हुआ है। पहली बात। दूसरा, देखिए आपने 36 के आंकड़े की बात की नवीन जी, तो मैं एक आंकड़ा दे देता हूं। 2014 में जब पेट्रोल डीजल पे जो एक्साइज था वो था 3.54 रुपए। आपने 10 सालों में एक्साइज को 6 गुना बढ़ा के आपने कर दिया 19.90 रुपए। 36 लाख करोड़ रुपए देश की आम जनता से पेट्रोल और डीजल में एक्साइज रुपए वसूलते हैं, और ऐसे लोग देश कित की बात करते हैं। देश पे दिन आप 4 गुना कर दीजिए, महंगाई सूचकांक आप 6%। आप प्रतिक्रिया ले लूं, अब ले लूं। भुखमरी मेरी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं एक चीज नवीन जी कहना चाह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था के माप क्या है। सबसे महत्वपूर्ण महंगाई इंडेक्स, उसमें आप पीछे। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनता को क्या समझ में आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है अर्थव्यवस्था। आखिरी के 10 सेकंड होंगे नवीन जी, आखिरी के 10 सेकंड। किसी भी देश का जो बजट है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, IMF का ब्यौरा नहीं है। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वर्तमान सरकार देश की आम जनता के लिए, देश के किसान के लिए, महिला के, युवा के लिए क्या योजनाएं लाएंगी, किस प्रकार। अब अजय जी बहुत बस अब आप बढ़िया तसल्ली से एक गिलास पानी पीजिए, तसल्ली से मुस्कुरा के सुनिए और सब आपके पक्ष की बात करेंगे। इसको चर्चा में भूल जाइए, तभी चर्चा का आनंद है। देश में महंगाई बढ़ी है। सुनिए तो बात तो सुनो। अब सुनिए, अरे आप यही फैसला करके केंद्र की सरकार, अरे सुनिए, अरे बढ़ी केंद्र की सरकार बनवाकर जाएंगे क्या बहस करके? हाँ बात तो सुनिए तो। देखिए अजय जी मैं सुनिए अजय जी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर आप एक यहाँ अखबार है जिसका नाम है प्रजातंत्र, उस प्रजातंत्र अखबार के सर संपादक हैं और सर के संपादकीय को मैंने आज तक नहीं देखा कि वो सरकार के पक्ष में। चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तथ्य हैं, जो सत्य हैं आपके हिसाब से, लेकिन ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जिससे जनता ये समझे। एक बार सुनिए। देखिए सुनिए राजेश जी, देश में निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, खाद्यान्न महंगा हुआ। वो कांग्रेस कह रही है कि बहुत सारी चीजें भी हुई। आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि इन सब के बावजूद एक पार्टी जो महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा है, आपके कहे अनुसार बेरोजगारी हो रही है, आपके कहे अनुसार MSME बंद हो गए, 90% का आप दावा कर रहे थे, तो वो कौन सी खामियां हैं कांग्रेस या विपक्ष में कि वो जनता तक बात नहीं पहुंचा पा रहा है? और आप जिस राज्य से आते हैं वहां आपकी पार्टी की क्या स्थिति हुई, मध्य प्रदेश में कैसी हुई, राजस्थान में क्यों हुआ, क्यों हो रहा है? आप प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। एक बार और आप अवलोकन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक अंतिम प्रतिक्रिया के बाद चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के बाद चर्चा समाप्त करूंगा कि सर कांग्रेस कह रही है कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अर्थव्यवस्था के मूलाधार हैं और इस पर सरकार फेल है और ये बजट फेल है। लेकिन मूल बात यह भी है कि नोटबंदी, GST, डीजल पेट्रोल पर महंगाई तमाम चीजें होने के बाद भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी समझ में आ रही है। तो ये कौन सा अर्थशास्त्र है, कौन सा समाजशास्त्र है, कौन सा राजनीति शास्त्र है?
ईवीएम को बचाने का काम कर रहा है। अरे भाई इनकी जान ईवीएम में, रुक तो जाओ, जनता में अभी नहीं क्या है। क्या करूं आपको अब आगे आप लोगों को अभी आज जिस हिसाब से अब चर्चा का मॉड्यूल हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टूडियो में एक व्यक्ति क्लोरोफॉर्म का रुमाल लिए तैयार रखना पड़ेगा कि भाई इनको बंद कराओ, चर्चा को चर्चा के तरीके से चलने दो। जी जैन साहब। देखिए, जो पॉलिसीज हैं, सबसे पहले तो बीजेपी के जो हेड हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनकी अपनी सोच, उनकी वर्किंग की स्टाइल और देश को वो जो एड्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले परिवारवाद का जब वो विरोध करते हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पब्लिक डायरेक्ट अटैक्ट होती है। लाल बत्तियां बंद करवाई, जैसा अमित शाह से नहीं होते। अरे सुनिए, परिवारवाद, मेरी बात तो देखिए, बोल जाइए, मान जाइए चर्चा। आज 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 अंतिम प्रतिक्रिया चर्चा थोड़ा मेरा कहना है सिंपल। एक समय तक जब आईसीसी के अरे मेरी सुनिए मेरी बात सुनिए आमिर जी, जो बात करें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अजय जी, आज से कुछ समय बाद देखना टीवी पे भी पहले एम्पायर आउट दे देता था, गलत हो सही हो शारजाह में लगता था। अभी टीवी डिबेट में हमारे यहाँ पत्रकार एक्सपर्ट की भूमिका वही है। कुछ दिनों बाद जब चर्चा ऐसी होगी तो फिर ऐसा करके हम भी कर देंगे कि रिव्यू कर लो, लेकिन अभी तक ऐसा है तो चलने दो, अंतिम प्रतिक्रिया चर्चा समाप्त करेंगे। देखिए, जो आम जनता की जरूरतें होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, इन तीनों चीज़ों के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक के लिए सुविधाएं दी हैं। आयुष्मान योजना उनकी, हाउसिंग फॉर ऑल, एजुकेशन में भी रिफॉर्म लेके आए वो, साथ में और जो योजनाएं महिलाओं के लिए बिल्कुल लेके आए। अब ये तीन रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था है और समय सीमा अब हमें आगे चर्चा का इजाजत दे नहीं रही है। चर्चा चरम आनंद के दौर पर हो, अर्थव्यवस्था कैसी भी हो, लेकिन अगर व्यवस्थाएं ठीक हैं तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाती हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। चौहान साहब सहित समस्त लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की इस चर्चा में देश के बजट का विश्लेषण किया गया। तो बजट का विश्लेषण कुल मिला के चर्चा का सार ये है कि ये बजट सरकार और समाज से ज्यादा राष्ट्र के लिए है, और राष्ट्र प्रथम की ये भावना जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रथम श्रेणी में खड़ा किए हुए है। और कहीं अभिव्यक्ति की पैरोकारी करने वाली कांग्रेस जब अभिव्यक्ति पर पहरा देती दिखाई देती है तो वो कांग्रेस के चित्त और चरित्र को ही उल्टा कर देती है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वो पैरोकारी की बात करते हैं, तो जो चीज जिनसे वो सहमत नहीं है, कांग्रेस ही है जिसने पत्रकारों पर बैन लगाए, कांग्रेस ही है जो डिबेट्स में नहीं गई, और धीरे धीरे ये बैन, ये रिजेक्शन कांग्रेस को सरकारों से बाहर करते जा रहे हैं। तो इस बजट में जो भी गुणा भाग हो, जो भी आय व्यय हो, कांग्रेस को अपना भी बजट संभालना पड़ेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।